अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 8 दैट इज अबाउट पाकिस्तान एंड हर नेबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में। सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, हम एक्चुअली कहाँ पर हैं? इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। लोकेशन latitudes 24 degree north and 37 degree north and between longitude 61 degree east and 76 degree east। अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखो जिस पे latitudes and longitudes ड्रॉ हुए हो जो कि एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस हैं, तो उस पे हमारी लोकेशन है 24 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ latitudes and 61 डिग्री ईस्ट एंड 76 डिग्री ईस्ट longitudes। This is the exact location of our country on the world map. अब आपकी बुक में there is a question number 1, between which lines of latitude and longitude is Pakistan situated? तो उसका आंसर हमने अभी पढ़ा है that Pakistan is situated between latitudes 24 degree north and 37 degree north, longitudes 61 degree east and 76 degree east। एरिया 796,095 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारी कंट्री का टोटल एरिया कितना है? वो है 796,095 स्क्वायर किलोमीटर। आपको इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, तो आपने इनको पढ़ते हुए हाईलाइट करना है। इन द वेस्ट 800 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट अलोंग द ईरानियन बॉर्डर एंड 2200 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अब हमारे वेस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं? देयर इज एन 800 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट अलोंग द ईरानियन बॉर्डर, यानी कि ईरान है और 800 किलोमीटर लॉन्ग डेजर्ट एंड 2200 किलोमीटर बॉर्डर विद अफगानिस्तान। इसके अलावा अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है? 2200 किलोमीटर्स। Which country shares longest border with Pakistan? This is a question in your exercise, question number 3। तो उसका आंसर हमने अभी पढ़ लिया कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर है 2200 किलोमीटर पाकिस्तान का विद अफगानिस्तान। ये सबसे बड़ा बॉर्डर है एज कंपेयर टू अदर नेबर्स ऑफ आवर कंट्री। नॉर्थ ईस्ट ग्रेट कराकोरम रेंज फॉर्म्स बॉर्डर विद चाइना। अब हमारे नॉर्थ ईस्ट में कौन सी कंट्री है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में है चाइना। और इसके अलावा देयर इज ग्रेट कराकोरम रेंज, अ माउंटेनस रेंज। तो आपकी बुक में देयर इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच माउंटेन रेंज फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान? तो कौन सी माउंटेन रेंज है? राइट, कराकोरम रेंज, जिसके बारे में हमने बिल्कुल अभी पढ़ा। देन हमारे साउथ में देयर इज एन 800 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट हम किस इलाके को कहते हैं? जो किसी दरिया या समंदर के किनारे का इलाका होता है उसको हम कहेंगे कोस्टल एरिया या कोस्ट लाइन। तो हमारे साउथ में अरेबियन सी है, जिसकी वजह से वी हैव गॉट एन 800 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेबरिंग कंट्री ईरान की। सो एन इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि मेजर रिलीजन क्या है? इस्लाम है। जैसे पाकिस्तान का मेजर रिलीजन इस्लाम है, बाकी माइनर रिलीजन्स भी हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, ज्यूज भी हैं, पारसीज भी हैं, लेकिन ज्यादातर मुसलमान हैं। बिल्कुल इसी तरह ईरान में भी जो मेजर रिलीजन है वो इस्लाम है, इसीलिए इट इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। कंट्री ऑफ डेजर्ट्स एंड प्लेटियोज सराउंडेड बाय माउंटेन्स। और ये किस तरह की कंट्री है? इसमें डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं एंड प्लेटियोज हैं। प्लेटियोज क्या होते हैं? इट इज अ फ्लैट एरिया जो नॉर्मल लैंड से थोड़ा हाइट पर होता है, उसको हम कहते हैं प्लेटियो। तो इस कंट्री में सहरा है, प्लेटियोज हैं, सराउंडेड बाय माउंटेन्स, और उनके गिर्द क्या है? उनके गिर्द है माउंटेन्स, यानी के पहाड़। Until 1935 it was called Persia, यानी कि 1935 तक ईरान को क्या कहा जाता था? ईरान को कहा जाता था पर्शिया। An agricultural country, but since there is not much rainfall, much of its food has to be imported। और वैसे तो ये एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, जैसे पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ज़्यादातर काम ज़राअत का होता है, लेकिन क्योंकि इस कंट्री में ज़्यादा बारिशें नहीं होती,
इसी वजह से ज़्यादा फसलें नहीं उगाई जाती और इन्हें बहुत सी खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में मंगवानी पड़ती हैं। 10% of the world's oil reserves and also has natural gas, copper, iron ore and precious stones. अब 10% of the world's oil reserves यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी ऑयल रिजर्व्स हैं, तेल के कुएं मौजूद हैं या उसके रिजर्व्स मौजूद हैं, उसमें से 10% जो हैं वो ईरान के पास है। अगर किसी भी कंट्री के पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल ऑयल मार्केट किस तरह काम करती है, ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है और कितना महंगा है। तो अगर किसी कंट्री के पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद होते हैं तो ये उस कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। जैसे आप सऊदी अरब को देख सकते हो, वैसे देखा जाए तो वो सिर्फ सहरा ही सहरा है, लेकिन क्योंकि उनके पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं इसलिए उन्होंने उसी ऑयल को बेच कर अपनी अच्छी कम्युनिटीज, सोसाइटीज डेवलप करनी है। इसके अलावा ईरान में क्या है, नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, कॉपर के रिजर्व्स हैं, आयरन ओर के रिजर्व्स हैं और प्रेशियस स्टोन्स के रिजर्व्स हैं। प्रेशियस मतलब जो बहुत ही महंगे होते हैं, रेयर होते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि आज ईरान के हालात ठीक नहीं हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उसकी वजह ये है कि इनके पॉलिटिकल मैटर्स यानी कि इनके जो सियासी मामलात हैं उनमें ज़रा ऊंच नीच होती रहती है, जिसकी वजह से ये कंट्री उस तरह डेवलप नहीं कर पा रही जिस तरह इसको डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो भी बहुत स्टेबल हो, क्योंकि उसके बगैर कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर सकती, तरक्की नहीं कर सकती और खुशहाली की तरफ नहीं आ सकती। अब अगर हम थोड़ा बहुत ईरान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इट हैड ए रूलर कॉल्ड द शाह हुज नेम वाज रजा पहलवी। अब ईरान पे पहले एक रूलर हुकूमत किया करता था जिसे शाह के नाम से जाना जाता था एंड हिज नेम वाज रजा पहलवी। देन इन 1970s क्या हुआ, वेरियस ग्रुप्स यूनाइटेड अंडर द एक्साइल्ड लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। फिर 1970s में जो एक्साइल्ड लीडर था, एक्साइल्ड हम ऐसे बंदे को कहते हैं जिसको उसके मुल्क से निकाल दिया जाता है और उसके मुल्क में उसको रहने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो इनका जो एक्साइल्ड लीडर था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, उसके साथ बहुत से ग्रुप्स मिल गए, यूनाइट हो गए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट द शाह वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री इन 1979। तो 1979 में इनका जो रूलर था रजा पहलवी, जिसको हमने कहा कि वो द शाह के नाम से भी बुलाते थे, ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, क्योंकि लोग यूनाइट हो गए थे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के साथ। अनरेस्ट का पीरियड मतलब बहुत से मुजाहिरे होना शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े फसाद होना शुरू हो गए और फाइनली द शाह हैड टू लीव द कंट्री। आयतुल्लाह खुमैनी टुक ओवर द गवर्नमेंट इन एन इस्लामिक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हम कहते हैं इनकलाब को, तब्दीली को। तो फिर जब द शाह को निकाल दिया गया उसके बाद आया आयतुल्लाह खुमैनी और उसने ईरान की गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया एक इस्लामिक रेवोल्यूशन के नतीजे में, यानी एक इस्लामी इनकलाब के नतीजे में द शाह को हटाकर आयतुल्लाह खुमैनी को रूलर बना दिया गया। लैंग्वेज क्या है, पर्शियन और फारसी, यानी कि ईरान में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, पर्शियन बोली जाती है और फारसी बोली जाती है। इसके अलावा भी ईरान के बारे में बहुत कुछ मेंशन है। वहाँ के कारपेट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वहाँ का कल्चर और लिटरेचर भी बहुत मशहूर है। लेकिन ड्यू टू वेरियस रीजंस, जंगों की वजह से और सियासी मामलात की वजह से ये कंट्री उस तरह डेवलप नहीं कर पा रही जिस तरह कर सकती है। और इसके अलावा इसका जो कल्चर है, लिटरेचर है, वो भी उस तरह मशहूर नहीं हो पा रहा जितना हो सकता है, क्योंकि किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस भी ठीक रहें। लेकिन इसके अलावा ईरान की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वहाँ की बहुत सी चीज़ें मशहूर हैं, वहाँ के कारपेट्स, इसके अलावा वहाँ की खाने पीने की चीज़ें, एंड दे हैव अ कल्चर ऑफ देयर ओन। हर कंट्री की तरह उनके भी कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, स्पेसिफिक कल्चर्स हैं जो वहाँ पर बहुत फॉलो किए जाते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।